Hello students, welcome to Free Public Online Classes. Today we are going to start next chapter, that is chemical kinetics. Next chapter, that is chemical kinetics. अब हम देखने वाले हैं चैप्टर का मतलब क्या है। जैसा कि आपको नाम से ही पता पड़ रहा होगा, ये जो केमिकल काइनेटिक्स है, टू लेटर्स यानी कि टू वर्ड से मिलकर होगा केमिकल प्लस काइनेटिक्स। केमिकल का मतलब क्या हो गया? केमिकल रिएक्शन से। किसका मतलब हो गया? केमिकल का मतलब हो गया केमिकल रिएक्शन से। और काइनेटिक्स का मतलब होता है स्पीड। तो आपको जैसे पता पड़ गया होगा, ये चैप्टर किसके साथ डील करने वाला है? स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन के साथ डील करने वाला है, यानी कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के साथ डील करने वाला है। स्पीड कह लो या फिर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कह लो, बात एक ही होगी। क्योंकि यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन का जो आप रेट मेजर करोगे वो किसके फैक्टर में करोगे भाई? स्पीड के फैक्टर में मेजर करोगे। बात आपको ज्यादा समझ में आ गई होगी। इसलिए केमिकल काइनेटिक्स में आप किसके साथ डील करने वाले हो? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के साथ या फिर स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन के साथ। यानी कि ये जो आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हो उसके फॉर्मेशन की स्पीड क्या है, वो कितने टाइम में कितने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। अगर वो कम यानी कि बहुत कम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है तो हम कुछ ना कुछ ऐसे सब्सटेंस मिक्स करें जिससे रिएक्शन का रेट बढ़ जाए। यानी कि ये चैप्टर जो है इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका रिएक्टेंट का प्रोडक्ट थोड़ा कम बन रहा है तो आप उसमें कुछ ना कुछ ऐसे कंपाउंड मिक्स करोगे जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देंगे। हम आगे ऐसे फैक्टर भी पढ़ेंगे जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, यानी कि हम किस तरह से किसी भी रिएक्शन के रेट को बढ़ा सकते हैं, यानी कि प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट कर सकते हैं। वो सब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो इसका मतलब ये चैप्टर जो है इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कोई प्रोडक्ट कम बन रहा है यानी कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बहुत कम है, तो किस किस फैक्टर को हम अफेक्ट करके प्रोडक्ट के रेट को बढ़ा सकते हैं, ये सब कुछ हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका वेटेज मोस्टली होता है 5 मार्क्स का। और ये जो चैप्टर है ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसमें से 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल जरूर आता है भाई, 3 मार्क्स न्यूमेरिकल। अब हम बात करेंगे चैप्टर के साथ, यानी कि अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर। एक्चुअल पहले से डिफाइन कर लें तो हम लिख सकते हैं इट डील्स विद रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन एंड वेरियस फैक्टर अफेक्ट केमिकल रिएक्शन। और हम ऐसे फैक्टर की स्टडी करेंगे जो केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करेंगे, जिसकी हेल्प से हम प्रोडक्शन के रेट को बढ़ा सकते हैं। यहाँ तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी हम यहाँ किसके साथ डील करने वाले हैं। तो 1 बाय 1 हम समझते हैं रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है। तो फर्स्ट हम देखते हैं एक्चुअल में रेट ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है। रेट ऑफ रिएक्शन सबसे पहले आपको समझना होगा रेट का मतलब क्या है। व्हाट मीन्स ऑफ रेट। आप इस रेट को अपनी रियल लाइफ से जोड़ने की कोशिश करोगे तब आपको बहुत इजीली ये चीज समझ में आना स्टार्ट होगी। तो रेट का मतलब क्या होता है? रेट का मतलब है चेंज इन एनी क्वांटिटी पर यूनिट टाइम। किसी भी क्वांटिटी में पर यूनिट टाइम कितना चेंज आ रहा है, क्या कहते हैं आप? रेट कहते हैं। जैसे आप चल रहे हो तो आपके लिए क्वांटिटी क्या होगी? डिस्टेंस होगी। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप मेरी जो पढ़ाने की जो क्वांटिटी है उसको किससे मेजर करोगे? जितने ज्यादा मैं पेज भरवा दूंगा उससे मेजर करोगे। अगर मैंने 5-6 पेज भरवा दिए लिखाते टाइम तो आप कहोगे आपने बहुत ज्यादा पढ़ा दिया। अगर 1 पेज बढ़ाया है तो आप क्या कहोगे? बहुत कम पढ़ाया है। और कुछ भी नहीं बढ़ाया है तो आप क्या कहोगे? आपने कुछ पढ़ाया नहीं। इस तरह से आप जो मेरी क्वांटिटी है वो किससे मेजर करोगे? पेज भरने से। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी रेट को आप किस तरह से रियल लाइफ से जनरेट कर सकते हो। तो रेट का मतलब क्या होता है? चेंज इन एनी क्वांटिटी पर यूनिट टाइम। चेंज इन एनी क्वांटिटी पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में किसी क्वांटिटी में कितना चेंज आएगा, दिस इज कॉल्ड रेट। से क्या कहते हैं हम? रेट कहते हैं। अब हम बात करने वाले हैं रेट ऑफ रिएक्शन में किस में चेंज आने वाला है भाई। हम बात करेंगे अब रेट ऑफ रिएक्शन की। तो फॉर रिएक्शन के लिए रेट क्वांटिटी क्या होगी? फॉर रेट ऑफ रिएक्शन क्वांटिटी इज
कंसंट्रेशन और प्रेशर। जब हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तो क्वांटिटी क्या होगी आपकी, कंसंट्रेशन हो सकती है या फिर प्रेशर हो सकती है। तो हम एक्चुअल में रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं इट इज रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज, बात आई चेंज इन एनी क्वांटिटी। यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन में क्वांटिटी क्या लेंगे हम, प्रेशर या फिर कंसंट्रेशन। रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑब्लिक प्रेशर। अब किसके कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट प्रेशर में चेंज आ रहा है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑब्लिक प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ऑब्लिक रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, इसी को क्या कहते हैं हम, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। आपको यहां तक ये चीज बिल्कुल समझ में आ गई होगी, रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑब्लिक प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। यहां तक ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट। रेट के बेसिस पर केमिकल रिएक्शन को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया। फर्स्ट इज स्लो रिएक्शन, सेकंड इज फास्ट रिएक्शन एंड थर्ड इज मॉडरेट रिएक्शन। वन बाय वन हम इन तीनों की स्टडी करेंगे और इनका देखेंगे क्या इंपॉर्टेंस होता है, हम किन वाले चैप्टर की स्टडी करने वाले हैं, यानी किस वाले रिएक्शन की स्टडी करेंगे। तो एक चीज याद रखो, इस चैप्टर में हम मॉडरेट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की स्टडी करेंगे। तो वन बाय वन पहले हम देख लेते हैं एक्चुअल में ये रिएक्शन कौन सी होती है। हम लिख लेते हैं भाई टाइप ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट। रेट के बेसिस पर हमने रिएक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट इज फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन का मतलब क्या है भाई, ये ऐसी रिएक्शन है जो फ्रैक्शन ऑफ टाइम में कंप्लीट हो जाती है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कंप्लीट हो जाती है। यानी कि आपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को मिलाया, प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया, आपको ये नहीं पता पड़ा प्रोडक्ट कितने टाइम में बनके तैयार हो गया, यानी कि ये विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम में कंप्लीट हो जाती है। दिस टाइप रिएक्शन इज कॉल्ड फास्ट रिएक्शन। और इन रिएक्शन का आप रेट मेजर नहीं कर सकते हो। अगर आप इनका रेट मेजर नहीं कर सकते हो तो इनका एक्सपेरिमेंटली कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो हम इस टाइप की रिएक्शन को इस चैप्टर में पढ़ने वाले नहीं है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपने रिएक्टिव मॉलिक्यूल बनाया और तुरंत प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया तो आप इस तरह की रिएक्शन का रेट ही मेजर नहीं कर पाओगे, एक्सपेरिमेंटली मेजर नहीं करोगे, तो इस टाइप की रिएक्शन का एक्सपेरिमेंटली कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो हम लिख सकते हैं दिस टाइप ऑफ रिएक्शन कंप्लीट within few second, complete within few second या fraction of second लिख दो, कुछ भी लिख दो भाई। ऐसी रिएक्शन जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कंप्लीट हो जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम फास्ट रिएक्शन कहते हैं। और इनका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, नो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस। इनका प्रैक्टिकली कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, क्योंकि आप इनको प्रैक्टिकली मेजर कर नहीं सकते हो, इनका कोई प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंस है नहीं। तो इस चैप्टर में हम फास्ट रिएक्शन को तो पढ़ने वाले हैं नहीं। तो अगर हम एग्जांपल देखें कौन से एग्जांपल फास्ट रिएक्शन के हो सकते हैं वो समझते हैं। अब एक चीज बताओ भाई, देखो हम एक्चुअल समझने की कोशिश करें। जैसे आपने देखो एक चीज समझने की कोशिश करते हैं, जैसे आपने
N2 react with 3H2 to form अमोनिया गैस। ये क्या बना रहा है? टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया गैस। अब ये जो रिएक्शन होगी ये कुछ फ्रैक्शन ऑफ टाइम में होगी भाई, कुछ ना कुछ इसका टाइम इंटरवल होगा, ये इतने टाइम में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। इस रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए आपको N ट्रिपल बॉन्ड N, H सिंगल बॉन्ड H, यानी कि N ट्रिपल बॉन्ड N के बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, तभी तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा भाई। जब तक पुराने बॉन्ड्स को ब्रेक नहीं करोगे क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा? नहीं होगा। तो आपको याद रखना है जो मॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है, ये कौन सी रिएक्शन है आपकी? मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये जो मॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है वो मॉडरेट रिएक्शन होती है, यानी कि हम मॉलिक्यूलर रिएक्शन की इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। जैसा कि आपने देखा N2 react with 3N2 to form 2 molecule of NH3। अगर आपको इस रिएक्शन से प्रोडक्ट बनाना है तो नाइट्रोजन के पहले 3 बॉन्ड्स को ब्रेक करना होगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है उसको ब्रेक करना होगा, उसके बाद N और H के बॉन्ड का क्या होगा? आके फॉर्मेशन होगा। इस रिएक्शन को करने के लिए कुछ ना टाइम तो स्पेंड होगा, कुछ बॉन्ड ब्रेक होंगे, पहले नाइट्रोजन के बॉन्ड ब्रेक हुए, फिर हाइड्रोजन के बॉन्ड ब्रेक हुए, पुराने बॉन्ड टूट गए, अब नए बॉन्ड को जॉइंट होने में टाइम लगेगा। तो इस तरह की रिएक्शंस को करने में थोड़ा सा टाइम लगता है भाई। ये रिएक्शन कौन सी होती है? मॉडरेट रिएक्शन होती है, ये डेफिनेट टाइम में ही कंप्लीट हो जाती है। लेकिन हम फास्ट रिएक्शन की बात कर रहे हैं, जैसे ही रिएक्टिव मॉलिक्यूल बनाया रिएक्शन प्रोडक्ट बनके तैयार। तो हम एग्जांपल देखें, एग्जांपल होता है आयनिक रिएक्शन। जितनी भी आयनिक रिएक्शन होती है वो कौन सी रिएक्शन होती है? फास्ट रिएक्शन। अब आयनिक रिएक्शन हमारी फास्ट रिएक्शन क्या है उसकी बात हम समझेंगे। चलो एक आयनिक रिएक्शन लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। हमने लिख लिया NaCl प्लस AgNO3। जैसे आपने NaCl के सॉल्यूशन में AgNO3 मिक्स किया, तुरंत प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया, AgCl का व्हाइट PPT फॉर्म हो गया। जैसे ही आपने NaCl के सॉल्यूशन में AgNO3 मिक्स किया, तुरंत AgCl का फास्ट यानी कि AgCl का व्हाइट PPT प्रिपेयर हो गया, और क्या प्रिपेयर होगा? NaNO3 प्रिपेयर होगा। तो अब एक्चुअल में हुआ क्या है भाई? अब इनको करने में क्या आपको टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? अब आप बताओ भाई। इन रिएक्शन को करने में कोई टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये आयनिक मॉलिक्यूल से, ये कौन से मॉलिक्यूल से, ये कौन से सब्सटेंस है आपके? आयनिक। तो ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा। ये Ag प्लस NO3 में पहले से ब्रेक है, तो AgCl के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा, NaNO3 के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा। इन रिएक्शन को करने में कोई भी टाइम लगने वाला नहीं है। अब इन रिएक्शन को करने में टाइम क्यों नहीं लगा है? क्योंकि Na और Cl के बीच में आपने बॉन्ड थोड़ा ब्रेक किया है, वो पहले से आयनाइज है। AgNO3 के बीच में आपने बॉन्ड नहीं फॉर्म किया, यानी कि बॉन्ड को ब्रेक नहीं किया, वो पहले से आयनाइज है, और उनमें क्या हुआ है? कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, अट्रैक्शन होकर प्रोडक्ट बना है। तो आयनिक जो रिएक्शन होती है वो बहुत ही फ्यूज ऑफ सेकंड में खत्म हो जाती है, बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में खत्म हो जाती है। इसका मतलब है ये जो आयनिक रिएक्शन होती है वेरी फास्ट रिएक्शन होती है। वेरी फास्ट रिएक्शन क्यों होती है? क्योंकि इनके बॉन्ड को ब्रेक करने की जरूरत है ही नहीं, ना ही ये इनके बॉन्ड के फॉर्मेशन में टाइम लगाती है। ये बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है, फॉर्मेशन किसकी वजह से होता है? अट्रैक्शन की वजह से। बात यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। मॉडरेट यानी कि मॉलिक्यूलर रिएक्शन और आयनिक रिएक्शन में डिफरेंस क्या है, और ये रिएक्शन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कंप्लीट क्यों हो रही है, ये भी चीज आपको समझ में आ गई होगी। क्योंकि आपको यहाँ पर इनके बॉन्ड तोड़ने की जरूरत है ही नहीं, ये तो आयनाइज है अपने आप। क्योंकि NaCl का आपने सॉल्यूशन लिया है तो Na प्लस Cl नेगेटिव में तो आयनाइज पहले से ही है। वो AgNO3 का सॉल्यूशन लिया है तो Ag प्लस NO3 में आयनाइज पहले से ही है। आपने जैसे ही NaCl में AgNO3 मिक्स किया, वैसे ही वो अपने पार्ट में क्या हो गया? सॉरी, वैसे ही वो आयनिक पार्ट क्या होगा? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्चुअल में बॉन्ड ब्रेक करने और फॉर्मेशन में कोई भी टाइम नहीं लगता है। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड आयनिक रिएक्शन, और इनको हम अपनी प्रैक्टिकली लाइफ में यानी कि लैब में मेजर नहीं कर सकते। तो अगर इनको हम मेजर नहीं कर सकते तो इनका केमिकली कोई इंपोर्टेंस है ही नहीं। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज वेरी स्लो रिएक्शन। सेकंड इज स्लो रिएक्शन, यानी कि जैसे नाम से पता पड़ रहा होगा ऐसी स्लो रिएक्शन है जैसे जिनको ऐसी रिएक्शन है जिनको कंप्लीट कराने में कुछ ईयर्स लगते हैं भाई। ऐसी रिएक्शन को कराने में क्या लगते हैं? कुछ ईयर्स। दोज रिएक्शन विच कंप्लीट इन ईयर्स, दोज रिएक्शन रिक्वायर्ड
टू कंप्लीशन इन ईयर्स। ऐसी रिएक्शन है जिनको कंप्लीट करने में किसकी रिक्वायरमेंट तो कई साल लग जाते हैं भाई। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड स्लो रिएक्शन। और अगर ऐसी रिएक्शन को कंप्लीट करने में कई साल लग रहे हैं, क्या इनका प्रैक्टिकली कोई इंपॉर्टेंस होगा? क्या आप इसको देखोगे, प्रैक्टिकली जज करोगे? क्या बिल्कुल नहीं करोगे, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, कोई डेफिनेट टाइम में कंप्लीट नहीं हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड नो प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंस। इनका भी प्रैक्टिकली कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, सिग्निफिकेंस कह लो, कुछ भी कह लो। अब हम बात करते हैं एक्चुअल में इसके एग्जांपल समझते हैं। जैसे आप नई कार ले रहे हो, नई बाइक ले रहे हो, अब हम बात कर रहे हैं उस पर जो जंग लगती है, क्या 1 साल में लग जाती है? क्या क्या कुछ आपने बाइक ली और 1 महीने में जंग लग जाती है? क्या आप क्या करते हो? देखो मोस्टली कोरोजन से प्रिवेंट करने के लिए आप उसको आयरन को क्या कर रखते हो? पेंट करके रखते हो भाई। तो अगर कोरोजन होना है यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन होनी है, तो उसके लिए कई साल लग जाएंगे भाई। बाइक पर आपके जो पार्ट्स हैं आयरन के, उस पर यानी कि उस पर आप कहते हो रस्ट लगने में कई साल लग जाएंगे, 2 साल, 3 साल, 4 साल, क्योंकि आप प्रिवेंट करने के लिए वहां क्या करके रखते हो भाई? पेंट करके रखते हो। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है, एग्जाम्पल बता सकते हो रस्टिंग ऑफ आयरन, इनका कोई टाइम इंटरवल फिक्स नहीं है और ये बहुत ज्यादा स्लोली यानी कि ईयर्स, कई सारे ईयर्स में आगे कंप्लीट होती है, तो इनका भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन इस चैप्टर में जो हमको मेनली जो रिएक्शन पढ़नी है, दैट इज मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन का मतलब क्या है? ऐसी रिएक्शन जो सफिशिएंट टाइम में कंप्लीट हो जाए, डेफिनेट टाइम में कंप्लीट हो जाए, दैट इज कॉल्ड मॉडरेट रिएक्शन, व्हिच कंप्लीट इन डेफिनेट टाइम। ऐसी रिएक्शन जो डेफिनेट टाइम में कंप्लीट हो जाए, दैट इज कॉल्ड मॉडरेट रिएक्शन। या फिर सफिशिएंट टाइम में कंप्लीट हो जाए, दैट इज कॉल्ड मॉडरेट रिएक्शन। या फिर पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट हो जाए, दैट इज कॉल्ड मॉडरेट रिएक्शन। और इनका प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंस होता है, इट इज अ प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट। इनका प्रैक्टिकली भी इंपॉर्टेंस होता है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और मॉडरेट रिएक्शन के एग्जांपल की हम बात करें, ऑल मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ऑल मॉलिक्यूलर रिएक्शन, मैं आपको पहले भी एग्जांपल दे चुका हूं। अगर आप मॉलिक्यूलर रिएक्शन करा रहे हो तो सबसे पहले आपको रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के बॉन्ड्स को ब्रेक करना होगा, उसके बाद रिएक्टिंग मॉलिक्यूल को बॉन्ड ब्रेक हो गए, नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जिसमें कुछ ना कुछ टाइम लगता है। तो इस टाइप की रिएक्शन क्या कहलाती है? आपकी मॉडरेट रिएक्शन, और जो एक डेफिनेट टाइम में ही क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। जैसे हम बात करें N2 react with 3H2 to form 2NH3। इस तरह से आप अगर आप इस रिएक्शन को कराना कंप्लीट कराना चाह रहे हो तो आपको पहले N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करना होगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करना होगा, उसके बाद हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का बॉन्ड का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। इस तरह की रिएक्शन को कराने में कुछ सफिशिएंट टाइम लगता है। और अब हम आगे पढ़ेंगे किस तरह से हम केमिकल रिएक्शंस को क्या कर सकते हैं, किस किस फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन किस किस फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है। अगर हमको इसको प्रोडक्शन को बढ़ाना है, यानी कि बहुत कम अमाउंट में आपका प्रोडक्शन हो रहा है और आपको उसको प्रोडक्शन को बढ़ाना है, तो हम क्या क्या प्रोसेसिंग का यूज कर सकते हैं, क्या क्या फैक्टर को अफेक्ट करके रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा सकते हैं। क्योंकि ये कुछ ऐसे सबस्टेंस होते हैं जो एक्चुअल में ग्रोथ ऑफ कंट्रीज पर डिपेंड करते हैं, यानी कि जो डेवलप कंट्री होती है सब, यानी कि देखो डेवलप कंट्रीज को मेजर करने का ये भी एक रास्ता होता है। जितने ज्यादा केमिकल सब्सटेंस कंट्री बनाती जाएगी वो उतना ही डेवलप कंट्री माना जाएगा। जैसे हम कह सकते हैं लाइक एज H2SO4, HNO3, अमोनिया। तो इनको इनके बेसिस पर भी डेवलप कंट्री को मेजर किया जाता है भाई, कंट्रीज को मेजर किया जा सकता है। जितना ज्यादा केमिकल कंपाउंड का प्रोडक्शन होगा, मेन केमिकल कंपाउंड का, जैसे अमोनिया गैस है, जो कंट्री सबसे ज्यादा अमोनिया गैस का प्रोडक्शन करती होगी वो वेल डेवलप कंट्री मानी जाती है। इस तरह से इनके बेसिस पर भी कंट्री का डेवलपमेंट और अनडेवलपमेंट देखा जाता है भाई। तो हम यहाँ तक ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे, ये चीज तो आपने समझ ली मॉडरेट रिएक्शन होती क्या है। इस चैप्टर में हम पढ़ने के वाले मॉडरेट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, तो हम कुछ ना कुछ
एक दो पॉइंट देख लेते हैं, यानी कि हम रेट मेजर करने वाले हैं। क्या मेजर करेंगे अब हम? नेक्स्ट पॉइंट मेजर करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि रेट मेजर करेंगे। किसका रेट मेजर करेंगे वो हम देखेंगे अभी। देखो भाई, अगर सपोज आपको रिएक्शन दे दी ए से बी का फॉर्मेशन हो रहा है, किसका फॉर्मेशन हो रहा है? ए से बी का फॉर्मेशन हो रहा है, तो आप क्या करोगे वो समझते हैं भाई। अगर आपका ए से बी का फॉर्मेशन हो रहा है और मुझे निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, मुझे ए का रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, या फिर इसी को मैं क्या कह सकता हूँ? रेट ऑफ ए कह सकता हूँ। बात ए की अभी रेट ऑफ रिएक्शन ए लिख दो या रेट ऑफ ए लिख दो भी, या फिर अब एक चीज बताओ, जब ए से बी बन रहा होगा तो ए के अमाउंट में क्या रहा होगा? डिक्रीजमेंट आ रहा होगा, यानी कि ए का अमाउंट कंज्यूम हो रहा होगा, तभी तो बी का अमाउंट बनेगा। तो अगर इसका अमाउंट कंज्यूम होगा तो ये डिसअपीयरेंस होगा या नहीं होगा? कितना अमाउंट मैं कह सकता हूं इसको? रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए। कंजप्शन का मतलब क्या है? कितना रेट से वो कंज्यूम हो रहा है, यानी कि कितने रेट से वो खत्म हो रहा है। बात एक ही है सब कुछ। रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए कह सकता हूं, या फिर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। सबको आपको सबसे पहले ध्यान समझना, बात सभी की एक ही है। देखो ए का रेट निकाल रहे हो आप, या रेट ऑफ ए लिख दो या फिर कंजप्शन लिख सकते हो। कंजप्शन का मतलब क्या? वो कंज्यूम हो रहा है, किस रेट से कंज्यूम हो रहा है? ए से बी बनेगा तो ए का रेट तो कंज्यूम होगा या नहीं होगा, तो इसको भी आप रेट ऑफ ए मानोगे। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, जब कोई भी रिएक्टिव मॉलिक्यूल कंज्यूम होगा तो डिसअपीयर होता चलेगा, तो सबकी बात एक ही है। तो आप इसको किस तरह से निकालोगे? आपको पता है भाई, आपको पता है एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है। आपने पढ़ा है रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, आपने पढ़ा है रेट रिएक्शन होता है क्या? चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। हम बात करेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, तो हम लिख सकते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। सपोज दैट, और देखो एक चीज याद रखो, ए क्या है? आपका रिएक्टेंट है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूं भाई, डेल्टा ए। मुझे ए का क्या निकालना? रेट निकालना है, तो मैं डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी लिख सकता हूं भाई। और एक चीज याद रखो, अगर आपको रिएक्टिंग मॉलिक्यूल का रेट निकालना है, किसका रेट निकाल रहे हो आप? रिएक्टिंग मॉलिक्यूल का, तो आप माइनस साइन पहले जरूर लगाते हो, उसकी बात करेंगे। माइनस साइन एक्चुअल में लगा रखे हो। एक चीज याद रखो, अगर ए क्या है? आपका रिएक्टेंट है, और जब ए आपका रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट का अगर आप कंसंट्रेशन निकाल रहे हो तो आपको क्या निकालना होता है? आगे माइनस साइन जरूर लगाना होता है। हम बात करेंगे माइनस साइन क्यों लगा रहे हैं, उसकी बात करेंगे। सपोज दैट ए से बी बन रहा है और स्टार्टिंग में इसका एट टी इक्वल टू 0 पे मान लिया मैंने, यहां लिखा एट टी इक्वल टू 0 पर ए की कंसंट्रेशन मान ली A0, तो बी की क्या होगी? 0 होगी। और एट अ पर्टिकुलर टाइम, कुछ टाइम बाद मैंने मान लिया इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई? B0 हो गई। क्या हो गई भाई? AT का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ ए एट अ पर्टिकुलर टाइम। टी का मतलब है कुछ भी टाइम हो सकता है, आफ्टर 20 सेकंड, 30 सेकंड, कुछ भी टाइम, 1 आवर, 2 आवर्स, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें से कुछ ना कुछ कंज्यूम होगा, कुछ ना मोल। या सपोज दैट मैंने मान लिया A0 में से x मोल कंज्यूम हुआ है, तो इसका B का कितना मोल बनेगा भाई? x मोल बनेगा। ये सब आप पहले भी पढ़ चुके हो भाई मोल कॉन्सेप्ट में, क्लास 11th में। अब आपको बताना है, अब हम देखेंगे माइनस साइन का क्या मतलब है। अब समझो भाई, अगर हम एग्जांपल के तौर पे समझें, सपोज दैट स्टार्टिंग कंसंट्रेशन माना मैंने 100, कुछ टाइम बाद कंसंट्रेशन रह गया, सपोज 60 रह गया, तो आप चेंज कैसे निकालते हो भाई? चेंज क्या निकालते हो? चेंज इन फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन टी। निकालते हो 20 सेकंड बाद, पहले स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन क्या था? 100 मोलर। अब 20 सेकंड बाद उसका कंसंट्रेशन क्या रह गया? ए का, सपोज 60 मोलर। तो आपको देखना है फाइनल कंसंट्रेशन 60, इनिशियल कंसंट्रेशन 100 अपॉन 20, तो आपका आ रहा है -40 अपॉन 20, यानी कि आपका आ रहा है -2। और एक चीज बताओ भाई, रेट कभी भी माइनस में आता है क्या? रेट कभी भी माइनस में नहीं आता है। अगर सपोज आप बाइक चला रहे हो, तो आप जितनी स्पीड से चलाओगे उतना ही रेट, यानी कि जितनी स्पीड से चलाओगे तो आप उतने ही डिस्टेंस पर यूनिट टाइम कंप्लीट करोगे, यानी कि आप उतनी ही डिस्टेंस मेजर करोगे।
उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करोगे और आपने ब्रेक लगा दिए, तो ब्रेक लगाने पर होगा क्या, आपकी ज्यादा से ज्यादा गाड़ी आपकी क्या हो सकती है, रुक सकती है, तो आपके बाइक चलाने का रेट क्या हो जाएगा, 0। क्या बाइक पीछे जाएगी क्या, ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो एक चीज याद रखो, कभी भी रेट नेगेटिव होता नहीं है, रेट नेगेटिव नहीं होता है। तो इस रेट को इक्वल पॉजिटिव करने के लिए हमको माइनस साइन अपने आप लगाना पड़ता है, बात समझ में आ रही, माइनस साइन अपने आप लगाना पड़ता है। तो एक चीज याद रखनी है, रिएक्टेंट के केस में हम चेंज इन कंसंट्रेशन से पहले क्या लगाते हैं, माइनस साइन लगाते हैं। इस चीज को याद रखना है, क्योंकि रेट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। इस चीज को आपको बिल्कुल समझ के रखना है भाई, इस चीज को आपको बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। कहानी, कभी भी रेट नेगेटिव नहीं होता है। चलो हम इसकी बात करें तो आपको देखना है एक्चुअल में रेट आएगा क्या। तो देखो भाई, चेंज इन कंसंट्रेशन का मतलब क्या, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन टी। फाइनल कंसंट्रेशन इक्वल टू ए नॉट माइनस एक्स, इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट अपॉन इन अ पर्टिकुलर टाइम क्या मान लिया मैंने, टी मान लिया। ए नॉट से ए नॉट कैंसिल, तो ये क्या आ रहा है, एक्स माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मैं यहाँ माइनस साइन ना लगाऊं तो रेट किस में आता है, नेगेटिव में, और रेट कभी भी नेगेटिव में आता नहीं है। इसलिए अगर आपको रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन निकालना हो तो आप पहले माइनस साइन जरूर लगाओगे। दिस माइनस साइन शो डिक्रीजमेंट इन कंसंट्रेशन। यहाँ तक ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी, इस चीज को आप बिल्कुल लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिख दूं भाई, तो मैं कह सकता हूं रेट ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का रेट क्या होता है भाई बताओ, रेट ऑफ रिएक्टेंट आप लिखोगे माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन। बात समझ में आ गई। या फिर आप इसको लिख दो माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए या रिएक्टेंट, कुछ भी लिख लो, अपॉन पर्टिकुलर टाइम डेल्टा टी। यहाँ पे चीज आपको समझ में आ रहा है, कितना टाइम उसमें, कितने टाइम में वो क्या रहा है, चेंज हो रहा है। तो आप लिख सकते हो दिस नेगेटिव साइन शो, दिस नेगेटिव साइन शो डिक्रीजमेंट इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यह क्या शो करता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में डिक्रीजमेंट होता है, ये शो करता है। यहाँ तक ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, ये जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन में क्या आ रहा है, डिक्रीजमेंट आ रहा है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रोडक्ट वाली की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, प्रोडक्ट की बात करेंगे। ए से बी बना था आपका, टी टाइम पर क्या था भाई, ये ए नॉट था तो ये क्या था, 0 था। एट अ पर्टिकुलर टाइम, तो मैंने बताया आपको ए टी क्या माना था मैंने, ए नॉट माइनस एक्स, यानी कुछ एक्स मोल कंज्यूम हुआ, तो इसका कितना मोल बनेगा भाई, बी टी का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ बी एट अ पर्टिकुलर टाइम क्या होगा, एक्स होगा। तो अगर हम बात करें रेट ऑफ बी की, किसकी बात करें, रेट ऑफ बी, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी लिख दो आप इसको, या फिर आप इसको रेट ऑफ बी लिख सकते हो, या आप इसको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी लिख सकते हो, या फिर आप इसको रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी भी लिख सकते हो। इन सब का मतलब एक ही है। आप क्या बता कहोगे भाई, चेंज इन कंसंट्रेशन, यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन टाइम टेकन। इसका जो चेंज आएगा वो पॉजिटिव आएगा भाई। अब पॉजिटिव कैसे आएगा बताओ, पहले फाइनल कंसंट्रेशन क्या था x, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या था 0, और टाइम टेकन कितना टाइम इंटरवल है भाई, t टाइम इंटरवल है, तो क्या आ गया x/t। तो आपको याद रखना है प्रोडक्ट के केस में अगर आपको प्रोडक्ट का रेट निकालना हो, प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल का रेट निकालना है, तो आप कोई माइनस साइन नहीं लगाओगे, लेकिन रिएक्टेंट के मॉलिक्यूलर का आप रेट लगा निकालोगे आप, तो माइनस साइन आपको जरूर लगाना है।
तो ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर होगी, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। तो एक चीज याद रखो भाई, अब आपने देखा याद है, ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। इसी तरह से मैं बात करूं तो आप नोट करके इस चीज को जरूर लिख लेना भाई, रेट ऑफ रिएक्टेंट क्या करोगे आप, माइनस साइन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन dt, क्या लैम्डा टी, लैम्डा ये जो लैम्डा रिप्रेजेंट करता है वो कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, किसके लिए रिप्रेजेंट होता है, एक लार्ज टाइम के लिए यूज होता है, किसके लिए होता है, एक लार्ज टाइम के लिए। और जो डी यूज होता है हम किसके लिए यूज करते हैं, स्मॉल टाइम के लिए यूज करते हैं। आप लैम्डा यूज कर लो या डी यूज कर लो, बात एक ही है। आप इसको माइनस डी आर अपॉन डी टी भी कर सकते हो। डी आर का मतलब क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डी का मतलब होता है स्मॉल चेंज के लिए, और लैम्डा का मतलब होता है लार्ज चेंज के लिए, यानी कि लार्ज टाइम में चेंज हो रहा है, कुछ लार्ज हो रहा है भाई, ठीक है। लार्ज टाइम में रिएक्शन कंप्लीट होती है, उसके लिए हम डेल्टा लगाते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है, डेल्टा डी हम कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम क्या यूज करते हैं, डेल्टा सॉरी डी वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा यूज करते हैं, डी यूज करते हैं। आपको ये चीज आपको बिल्कुल समझनी है, ठीक है। तो चीज याद रखो, रिएक्टेंट की बात होगी तो आप क्या साइन लगाओगे, माइनस साइन लगाओगे, और रेट ऑफ प्रोडक्ट की बात होगी तो आप क्या लगाओगे भाई, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन, यानी कि डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, या फिर आप इसको डी पी अपॉन क्या कह सकते हो, डी टी। इसको आप सिंपल लिख लो, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन। आप इसको पर्टिकुलर लिख सकते हो, यहाँ पर कोई माइनस साइन की जरूरत नहीं है क्योंकि चेंज क्या आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है। तो आप लिख सकते हो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन। आपको यहाँ तक ये चीज समझ में आ गई होगी। पर रिएक्टेंट का कंसेंट रेट निकालो चाहे प्रोडक्ट का, तो आप किस तरह से निकाल सकते हो समझ में आ गया होगा। यानी कि लैम्डा कब लगाना है और डी कब लगाना है, ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। लैम्डा का मतलब होगा, लैम्डा जब लगाना जब आपके सामने लार्ज टाइम हो, और डी का यूज जब करोगे जब आपके पास स्मॉल टाइम हो, यानी कि एट अ पर्टिकुलर टाइम पर आप रेट निकालना चाहो, एट अ पर्टिकुलर टाइम पर आप रेट निकालना चाहो। लेकिन मोस्टली इस चैप्टर में हमको सबसे ज्यादा किसका यूज करना है, डी का यूज करना है। आपको ये चीज यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गई होगी। और आपने एक चीज यहाँ पर ऑब्जर्व की है, यहाँ पर अगर आपको बैलेंस रिएक्शन गिवन अप ना हो तो आप सिंपल इस चीज को सॉल्व कर सकते हो। तो चीज समझने की कोशिश करें। अगर मैं बात करूं रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्टेंट सी की बात करूं, मेरा बाद दिमाग कर रहा है। सी आपका क्या है, रिएक्टेंट है, तो आप क्या लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्टेंट ऑफ सी आप क्या लिखने वाले हो, आप ये लिखोगे माइनस डी सी अपॉन डी टी, ये तो लिखोगे। रिएक्टेंट ऑफ सी की बात कर रहा है तो आपने क्या लिख दिया, माइनस डी सी अपॉन डी टी। रिएक्टेंट के लिए क्या लगाते हो, माइनस साइन जरूर लगाते हो। अगर मैं बात करूं रेट ऑफ प्रोडक्ट डी, क्या करोगे भैया, आप क्या करोगे, प्लस लगाओगे डी सी सॉरी डी डी अपॉन डी टी करोगे। प्रोडक्ट क्या है आपका, डी है, यहाँ पर साइन क्या आएगा, पॉजिटिव, यहाँ साइन क्या आएगा, नेगेटिव। अब एक चीज आपको दिमाग लगा के बतानी है, अगर आपको बैलेंस यानी कि अगर आपको रिएक्शन लिखी हुई नहीं है तो आप इस तरह से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हो, नहीं कर सकते, बात समझ में आ रही है। जब आपसे रेट ऑफ प्रोडक्ट या रिएक्टेंट पूछे, क्या पूछे, रेट ऑफ प्रोडक्ट या रिएक्टेंट पूछे, उसके लिए आपको बैलेंस रिएक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको रिएक्शन गिवन अप हो ये रिक्वायरमेंट नहीं है, बैलेंस रिएक्शन रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आप सिंपल इसको लिख सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन को सिंपल लिख सकते हो। यहां तक समझ में आ गया आपको। अगर आपको सिंपल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अगर रेट निकालना है, पूछा है आपसे, तो आपको बैलेंस रिएक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है भाई,
ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। रिएक्शन लिखी हो चाहे ना लिखी हो तो आप सिंपल अपना एक्सप्रेशन कर सकते हो। रिएक्टेंट का रेट पूछेगा तो आप माइनस साइन लगा दोगे, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन पर्टिकुलर टाइम। प्रोडक्ट का पूछेगा तो क्या लगा दोगे, प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन इन अ पर्टिकुलर टाइम। बात यहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करने वाले हैं आगे हम लिख सकते हैं रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन, ये डिफरेंट स्पीसीज का मतलब क्या है, कुछ भी प्रोडक्ट हो सकता है, रिएक्टेंट हो सकता है, in a chemical reaction। हम क्या निकालने वाले हैं, आपको देखो कोई केमिकल रिएक्शन दे रखी है और केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट यानी कि जो मॉलिक्यूल्स होंगे आपको उसमें क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। अब हम समझेंगे किस तरह से हम रिलेशन निकाल सकते हैं, उसकी बात करेंगे। यहाँ से ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम समझते हैं किस तरह से हम रिलेशन निकाल पाएंगे। अगर मैंने कह दिया 2A 2 फॉर्म 3B, 2A ये आपको केमिकल रिएक्शन दे रखी है, 2A क्या फॉर्म कर रहा है आपका, 3B फॉर्म कर रहा है। बात समझ में आ गई। और मैंने मान लिया एट T इक्वल टू 0 पर इसका कंसंट्रेशन मान लिया मैंने A0 मान लिया, इसका क्या होगा, 0 होगा। एट अ पर्टिकुलर टाइम, कुछ टाइम बाद AT क्या होगा भाई, सपोज दैट ये x रेट से कंज्यूम हो रहा है। किस रेट से कंज्यूम हो रहा है, x रेट से। अगर x रेट से कंज्यूम होगा तो इसका 2x कंज्यूम होगा, तो इसका कितना कंज्यूम होगा, 3x। अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें वो किस रेट से कंज्यूम हो रहा है, x रेट से कंज्यूम हो रहा है। मैंने मान लिया लेट रिएक्शन कंज्यूम x रेट, वो x रेट से रिएक्शन क्या हो रही है, खत्म हो रही है। तो अगर एक का 2 मोल खत्म होगा तो इसका कितना मोल खत्म होगा, 3 मोल। तो मैंने मान लिया अगर इसका x मोल 2x मोल खत्म होगा तो इसका कितना मोल बनेगा भाई, 3x मोल फॉर्म होगा। ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी भाई। ये क्या आ गया आपका BT। बात है ना, समझ में आ गई। अगर इसका 2 मोल खत्म होगा तो इसका 3 मोल बनेगा। ये बात आपको सब कुछ पढ़ चुके हो केमिकल मोल कॉन्सेप्ट में। मैंने मान लिया ये जो रिएक्शन है x रेट से कंप्लीट हो रही है, x रेट से खत्म हो रही है। तो यहाँ से बात समझ में आ गई। अब मैं रिप्रेजेंट करूं रेट ऑफ A। अगर मुझे A का रेट रिप्रेजेंट करना तो मैं क्या लिखूंगा भाई, माइनस DA अपॉन DT लिखूंगा। तो माइनस DA में क्या लिखने वाला हूं बताओ भाई, DA में चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A, कितना का चेंज है भाई, फाइनल कंसंट्रेशन A0 माइनस 2x माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन A0 अपॉन DT। तो ये क्या निकल के आएगा भाई, ये आएगा माइनस, ये से ये कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो मैं लिख सकता हूं इसको माइनस 2dx अपॉन dt। यहाँ तक ये चीज समझ में आ गई आपको। तो आपका एक रिलेशन निकल के आ गया, माइनस DA अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस 2dx अपॉन dt। इसको मैं ये लिख सकता हूं dx, माइनस से माइनस साइन कैंसिल आउट, dx अपॉन dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, बताओ भी, सॉरी माइनस से आएगा नहीं क्योंकि माइनस से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, सॉरी। तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू माइनस da अपॉन dt। जहां से ये रिलेशन निकल के आ गई, ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। और हम बात करें अब रेट ऑफ बी की, किसकी बात करें, रेट ऑफ बी। रेट ऑफ बी क्या होगा आपका, dv अपॉन dt होगा। अब आपको देखना है कितने बी की किसमें चेंज, कंसंट्रेशन कितना चेंज आया भाई। बी क्या है आपका 3x, माइनस 0 आएगा क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है 0 अपॉन dt। आप इसको लिख सकते हो 3 dx अपॉन dt। तो आप लिख सकते हो dx 3 dx अपॉन dt इक्वल टू dv अपॉन dt। तो आप लिख सकते हो dx अपॉन dt इक्वल टू 1/3 dv अपॉन dt।
ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी भाई। और अब आपको रेट ऑफ ए और रेट ऑफ बी में रिलेशन बनाना है तो किस तरह से निकालोगे उसकी बात कर लेते हैं। इसको हल्का सा ऊपर से रफ कर देता हूं, सॉरी इसको रफ नहीं करता हूं। ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब आपको इस दोनों के रेट में इक्वल लिखना है तो आप क्या लिखोगे, डी एक्स अपॉन डी टी किसके इक्वल है भाई आपका 1/2 इंटू माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू 1/3 dv अपॉन dt। और dx अपॉन dt को आप क्या कहोगे, मैंने बताया ये रिएक्शन x रेट से कंज्यूम हो रही है, x रेट से चल रही है भाई। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या था x, तो हम इसको कह सकते हैं टीचर रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका क्या निकल के आया dx अपॉन dt इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3 अपॉन dt इक्वल टू 1/3 dv अपॉन dt। यहाँ तक ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आप देखो भाई आपकी रिएक्शन थी 2a फॉर्म 3b, या तो ये चीज समझ में आई आपको। अब एक चीज याद रखो भाई, जब आपसे रेट ऑफ रिएक्शन पूछे तो आपको इस स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, लेकिन जब आपसे रेट ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट पूछे तब आपको कोफिशिएंट से कोई भी लेना देना नहीं है। इस चीज को बिल्कुल एक बार दोबारा समझ लो, बहुत पॉइंट की बात है। जब आपसे रेट ऑफ रिएक्शन पूछे तब आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन जब आपसे रेट ऑफ प्रोडक्ट या रिएक्टेंट पूछे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। उसे आप सिंपल लिख सकते हो। बात यहां तक आपको समझना है। रेट ऑफ रिएक्शन में आप सिग्निफिकेंट यानी कि जो आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको अपॉन में लिख दोगे बस। अब आप देखो रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होगा, माइनस डी अपॉन डी टी यानी कि चेंज इन सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये याद रखना है भाई 1/2 इंटू माइनस डी ए अपॉन डी टी। और आप बी की बात करोगे तो क्या आ जाएगा, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा वो क्या आ जाएगा अपॉन में आ जाएगा, तो 1/3 dv बाई dt। ये चीज आपको बिल्कुल समझनी है। जब आप किसी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन निकालोगे तो आपको बैलेंस केमिकल रिएक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, और बैलेंस केमिकल रिएक्शन की हेल्प से आप रेट ऑफ रिएक्शन को आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। सपोज दैट मैंने लिख दिया 5a react with b to form 7c। अब आप इसको रेट ऑफ रिएक्शन लिखो भाई। आप रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखोगे, वो लिखोगे, देखो मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हो जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आएगा वो क्या आएगा अपॉन में आएगा, तो लिखोगे 1/5 इंटू माइनस डी ए अपॉन डी टी, क्योंकि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के लिए आपको माइनस लगाना होता है, इक्वल टू या स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1/1 इंटू माइनस डीवी अपॉन डी टी आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि ये सब देखो क्या होंगे इक्वल होंगे एक दूसरे के, इक्वल टू। अब क्या लिखोगे आप, प्रोडक्ट के लिए 1/7 आएगा, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो किसमें आता है अपॉन में आता है, डीसी अपॉन डीटी लिखोगे, क्योंकि प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन रेट आता है वो क्या आता है पॉजिटिव आता है। यहां तक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और मैं बात करने लगूं रेट ऑफ ए क्या होगा भाई, रेट ऑफ ए आपको याद रखना माइनस डी अपॉन डी टी होगा। आपको रेट ऑफ ए यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रेट निकालोगे तो आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है। रेट ऑफ पी क्या होगा भाई आपका माइनस डीवी अपॉन डी टी होगा। रेट ऑफ सी क्या होगा आपका प्लस डीसी अपॉन डीटी होगा। जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेट निकालोगे तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट तो कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन निकालोगे तो आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से रिलेशन बनाना पड़ेगा। ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी, किस तरह से आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो, किस तरह से आप रेट ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट निकाल सकते हो। यहाँ तक ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। चलो अब हम एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपको दे रखा है, आपको रिएक्शन गिवन अप है और आपको दे रखा है रेट ऑफ फॉर्मेशन रेट ऑफ डिसअपीयरेंस of H2
इज 3 इंटू 10 टू द पावर -5। और एक सॉरी, इससे पहले मैं बात कर लेता हूँ, यूनिट ऑफ बता देता हूँ। इससे पहले क्या देता हूँ आपको, यूनिट ऑफ रेट। देखो रेट की यूनिट क्या होगी, इससे पहले मैं रेट की यूनिट की बात कर लेता हूँ। आपको पता है रेट क्या होता है भाई, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। क्या होगी, मोल पर लीटर पर यूनिट टाइम। और ये टाइम सेकंड में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, आवर्स में हो सकता है, डेज में हो सकता है, मंथ में हो सकता है, और ये ईयर्स में भी हो सकता है। तो आप लिख सकते हो मोल, लीटर इनवर्स, टाइम इनवर्स। टाइम इनवर्स मतलब कुछ भी हो सकता है। टाइम आपका सेकंड में, ईयर्स में, मिनट में, मंथ में हो सकता है, या फिर आवर्स में हो सकता है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो इसका रेट यूनिट क्या होती है भाई, मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। टाइम की क्या रख लो आप, सेकंड इनवर्स लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको इसका रेट दे रखा है 3 इंटू 10 टू द पावर -5 मोल, लीटर इनवर्स, सेक इनवर्स। तो फाइंड फोर दिस रिएक्शन। और आपको रिएक्शन क्यों बनता है, वो क्या बनता है वो देख लेते हैं हम। N2 plus 3H2 2 form 2NH3। Find first is rate of reaction of A, second is rate of disappearance of B, and third is rate of reaction, and fourth is rate of formation of C। आपको क्या दे रखा है अभी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, सॉरी मेरा दिमाग, सॉरी A की जगह क्या लिख देता हूं मैं, N2, B की जगह क्या लिख देता हूं H2, और C की जगह क्या लिख देता हूं मैं NH3। अब आपको समझना है, इनमें आपको निकालना है क्या है। आपको यूनिट का मतलब समझ में आ गया, उसकी यूनिट क्या है ये भी मैं आपको बता चुका हूं। अब आपको देखना रेट ऑफ रिएक्शन N2 की क्या होने वाली है भाई। तो 1 by 1। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2 इज, N2 क्या है आपका, रिएक्टेंट है। तो देखो जब आपको रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का रेट निकालना हो तो आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का मतलब नहीं होता है। तो आप कह सकते हो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन dt। आपको ये निकालना है। सेकंड में आपसे क्या निकालना है भाई, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2। तो इसका मतलब वो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का मतलब क्या, किस रेट से H2 डिसअपीयर हो रहा है, यानी कि कंज्यूम हो रहा है, यानी कि उसका रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2 पूछा है। आपसे क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ H2 पूछा है। डिसअपीयरेंस का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ H2 ही पूछ रहा है वो। तो क्या लगाओगे आप, माइनस dH2 अपॉन dt। एंड थर्ड इज रेट ऑफ रिएक्शन, वो हम निकाल सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से निकालेंगे भाई, आपको रिलेशन पता ही होता है, रेट ऑफ ROR, रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखता हूं ROR। तो आप क्या लिखोगे भाई, इस रेट ऑफ रिएक्शन को माइनस, देखो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 1, तो माइनस dN2 अपॉन dt इज इक्वल टू 1/3 इंटू माइनस dH2 अपॉन dt इक्वल टू 1/2 dNS3 अपॉन dt। ये आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालना समझ चुके हो भी। आप इन तीनों को इक्वल कब रखोगे, जब आपका रिएक्टिव होगा मॉलिक्यूल होगा, माइनस लगाओगे, अपॉन में क्या लगाओगे, सॉरी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यहाँ पर आपने बात की माइनस dH2 अपॉन dt, अपॉन में क्या आएगा 3। यहाँ प्रोडक्ट के लिए क्या बात करोगे, प्लस dNS3 अपॉन dt, प्रोडक्ट इनटू क्या आएगा 1/2, नीचे क्या आएगा 1/2। इस रिलेशन से आप क्या निकाल सकते हो, सभी को फॉर्म कर सकते हो। अब 1 by 1 हम फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। अब आपको एक्चुअल में गिवन क्या है भाई वो समझ लेते हैं। आपको गिवन है पर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 यानी कि माइनस dH2 अपॉन dt गिवन अप है, जो कितना है आपका 3 इंटू 10 टू द पावर -5 मोल लीटर इनवर्स सेक इनवर्स।
अब आप इसको इस रिलेशन की हेल्प से क्या निकाल सकते हो, रेट ऑफ N2 निकाल सकते हो। इसका मतलब ये जो आपका सेकंड कंडीशन थी, सेकंड जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। वो कितनी है, 3 × 10⁻⁵ मोल लीटर इनवर्स सेक इनवर्स। अब बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2। अब आप इन दोनों को इक्वल रख लो भाई। फर्स्ट की बात करेंगे तो क्या आएगा, -dN2/dt इज इक्वल टू 1/3 इंटू -dH2/dt। -dH2/dt आपको गिवन अप है, वो कितना गिवन अप है, 1/3 इंटू इसकी वैल्यू के क्या पुटअप कर दोगे आप, 3 × 10⁻⁵ मोल लीटर इनवर्स सेक इनवर्स। तो क्या आएगा, 10⁻⁵ मोल लीटर इनवर्स सेक इनवर्स आ जाएगा। फर्स्ट सेकंड दोनों सॉल्व हो चुके हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी वो भी निकाल चुके हो आप। थर्ड इज R1। R1 क्या है भाई, -dN2/dt। तो कुछ भी कर लो भाई, जो हम वैल्यू निकाल चुके हैं, -dN2/dt या 1/3 -dH2/dt। तो क्या आएगा भाई, बात एक ही है, वो आएगा आपका जिसको हम सॉल्व कर चुके हैं, 10⁻⁵ मोल लीटर इनवर्स सेक इनवर्स। यहाँ तक ये चीज आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट क्या पूछा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3। क्या पूछा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3। NH3 के फॉर्मेशन का रेट पूछा तो क्या आएगा बताओ आपका, प्लस dNH3/dt। इसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से कोई मतलब नहीं होता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन के लिए रेट ऑफ NH3 के अनुपात एक ही है। तो ये इन दोनों में इक्वल क्या आएगा, देखो 1/3 इक्वल टू -dH2/dt इज इक्वल टू 1/2 dNH3/dt। आप इसको लिख सकते हो dNH3/dt इज इक्वल टू 2/3 इंटू -dH2/dt। किसकी इक्वल आएगा, 2/3 इंटू इसकी वैल्यू हमको गिवन अप थी, वो कितनी थी, 3 × 10⁻⁵। इसे ये कैंसिल तो क्या आएगा, 2 × 10⁻⁵ मोल लीटर इनवर्स सेक